मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसकी आंच आज हमारे भारत की रसोई में भी महसूस होने लगी है। कहीं गैस एजेंसियों की बाहर लंबी लाइनें, कहीं होटल ढाबों में सिलेंडरों की भारी कमी, और सोशल मीडिया पर एक दावा तेज़ी से फैल रहा है कि भारत के पास सिर्फ 2 दिन की एलपीजी बची हुई है। क्या सचमुच में ऐसा है? क्या भारत की रसोई वाकई संकट में है, या फिर इस संकट के बीच कुछ लोग डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज़ विद बिसेन। आज हम इस पूरे एलपीजी संकट को तथ्यों के साथ समझेंगे। सवाल सत्ता से भी होंगे, सवाल विपक्ष से भी होंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, खबर की भी खबर हम लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि शोर नहीं, सच आपके सामने आए। पहले समझते हैं भारत में एलपीजी की वास्तविक स्थिति क्या है। आज भारत में लगभग 33 करोड़ से ज़्यादा परिवार एलपीजी पर निर्भर हैं। भारत में हर साल लगभग 30 से 32 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है, लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि भारत अपनी एलपीजी की ज़रूरत का 65% से ज़्यादा बाहर से आयात करता है, और इस आयात का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। यानी अगर मध्य पूर्व में युद्ध या तनाव की स्थिति है तो उसका सीधा असर हमारी ऊर्जा सप्लाई पर पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और कई सारी टीवी न्यूज़ चैनलों पर बड़े बड़े प्रवक्ता आकर बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत के पास सिर्फ 2 दिन का एलपीजी स्टॉक बचा हुआ है। इसकी हकीकत क्या है, अब इस पर बात करते हैं। आज सबसे बड़ा भ्रम यही है। कुछ लोग कह रहे हैं भारत के पास सिर्फ 2 दिन की गैस बची है, जबकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं भारत के पास 20 से 25 दिन का एलपीजी स्टॉक है। तो सवाल यह है कि सच क्या है? सच्चाई यह है कि दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। टेक्निकली एक होता है ऑपरेशनल स्टॉक, दूसरा होता है स्ट्रेटजिक स्टॉक या स्ट्रेटजिक स्टोरेज। एक्चुअली भारत में एलपीजी का स्टॉक एक जगह पर नहीं रहता है, यह अलग अलग जगहों पर होता है, अलग अलग स्टेजेस पर होता है। जैसे रिफाइनरीज में, आयात टर्मिनल्स में जो बाहर से आ रहे होते हैं, बॉटलिंग प्लांट में, या फिर ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन में। इन सबको मिलाकर 20 से 25 दिन की खपत के बराबर की एलपीजी गैस हमारे पास मौजूद रहती है। इन सबको कहते हैं, मैनेजरियल टर्म में इन सबको कहते हैं ऑपरेशनल स्टॉक। स्ट्रेटजिक स्टोरेज क्या होती है? अब अगर इस पर बात करें तो लंबे समय तक सुरक्षित रिजर्व को, अगर भारत के एलपीजी के बड़े अंडरग्राउंड कैवन स्टोरेज की बात करें तो यह वाकई में बहुत लिमिटेड है भारत के पास। शायद इसीलिए कुछ लोग इसे सिर्फ कुछ दिन का स्टॉक कहकर बताते हैं, लेकिन इसे सीधे सीधे सिर्फ 2 दिन की गैस बची हुई है कह देना एक भ्रामक निष्कर्ष है। यह एक सच्चाई है कि एलपीजी का स्टॉक या स्टोरेज करना इतना आसान नहीं होता है। एलपीजी को पेट्रोल या डीजल की तरह साधारण टैंकों में, बड़े बड़े टैंकों में नहीं रखा जा सकता है। इस एलपीजी नाम से ही क्लियर है कि दिस इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी गैस को हाई प्रेशर सिस्टम के तहत लिक्विफाइड करके रखा जाता है, और यह बेहद ज्वलनशील है। बड़े स्टोरेज टैंक बनाना सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि बड़ा ही जोखिम भरा भी होता है। भारत का एलपीजी सिस्टम स्टॉक आधारित नहीं बल्कि सप्लाई आधारित है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज बनाए हुए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है विशाखापट्टनम का मंगलुरु का, जो अभी 2025 के आसपास ही ये बनकर कंप्लीट हुआ है, जिसकी क्षमता 80,000 टन क्षमता है। इसके पहले सिर्फ एक कायदे से अच्छे से सिर्फ एक विशाखापट्टनम का हुआ करता था, और यह स्टोरेज जमीन के भीतर, जमीन के नीचे 500 मीटर नीचे बनाए जाते हैं। सरकार आगे उड़ीसा और कर्नाटक में 2 अतिरिक्त स्टोरेज बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। एक राजस्थान में भी काम चल रहा है, लेकिन ये सब अभी प्रोसेस में है। अब बात करते हैं आजकल सिलेंडर बुकिंग की स्थिति क्या है, वो जानते हैं। भारत में लगभग प्रतिदिन 5.5 मिलियन सिलेंडर यानी तकरीबन 55 लाख रोज बुक किए जाते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब से ये संकट आया है तो खबरों के कारण यह मांग अचानक 55 लाख से बढ़कर 76 लाख 7.6 मिलियन तक पहुंच गई है, और कल यह बुकिंग 88 लाख की थी। यानी ये बिल्कुल साफ है, लोग घबराहट में, पैनिक होकर डिमांड में अचानक ज़बरदस्त बढ़ोतरी, लोग 50 से 60% तक की बढ़ोतरी आ चुकी है, और लोग लगातार बुक किए जा रहे हैं। एक एक घरों में लोग 2-2, 3 दिन सिलेंडर लगातार बुक कर रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। यह भी आज के समय डिमांड में अचानक उछाल आने की एक बड़ी कारण है।
देश के कई शहरों से जमाखोरी की भी खबरें सामने आ रही हैं। हापुड़ से ही, यूपी के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के एक नेता के घर से 55 सिलेंडर बरामद हुए हैं। एक नेता के घर से 300 से ज़्यादा सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिसकी 4 लाख में डील भी हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और दक्षिण भारत में भी सैकड़ों सिलेंडर के पकड़े जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तिरुपति के आंध्र प्रदेश से कांग्रेस नेता के घर से 822 सिलेंडर बरामद किए गए। सोचिए जरा, एक आदमी के घर से 822 सिलेंडर बरामद किए गए। लखनऊ में सपा नेता के घर से 80 से ज़्यादा सिलेंडर बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी के नाम से एजेंसी भी थी, उनके पर हालांकि FIR भी दर्ज हो चुकी है। भोपाल में भी छापे पड़ रहे हैं, यानी जो गैस लोगों की रसोई तक जानी चाहिए थी, उसे कुछ लोग गोदामों में छिपाकर कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से सिलेंडर के लिए खड़े लोगों की लंबी लाइन पोस्ट की, और फैक्ट चेक में वो लाइन जो उन्होंने पोस्ट की थी 2011 की निकली। चीचा लेदर होने पर कांग्रेस को पोस्ट अपनी डिलीट करनी पड़ी। मतलब साफ है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति वाली रोटी सेकने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। जबकि हमें इतिहास भी देखना चाहिए। 2012 में रेणुका चौधरी का बयान जो काफ़ी विवादित हुआ था, और आज भी गाए बगाए हमें सोशल मीडिया पर दिख जाता है, जिसमें उन्होंने कहा वो कौन सा गरीब है जो LPG गैस इस्तेमाल करता है। मतलब उनका साफ था, गरीब लोग LPG गैस इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आज की प्रेजेंट सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के तहत 14 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दिए हैं, और उज्ज्वला स्कीम में गरीबों को ही सिलेंडर दिया जाता है। जो पहले सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास ही सिलेंडर था, अब 14 करोड़ गरीबों के पास भी सिलेंडर है। तो एक तरीके से तो हालांकि रेणुका चौधरी सही कर रही थी कि कौन सा गरीब है जो LPG इस्तेमाल करता है। हाँ, ये उनके समय की कहानी हो सकती है, लेकिन आज ऐसी कहानी नहीं है। उसी दौर में मनमोहन सिंह सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों पर कैप्स लगाई हुई थी। पहले यह कैप्स 6 सिलेंडर की थी, यानी साल भर में 6 सिलेंडर। बाद में तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने अपने भाषण में मनमोहन सिंह सरकार से अनुरोध क्या किया था, उनको कहा था कि इसे बढ़ाकर 9 सिलेंडर कर दिया जाए, और राहुल गांधी बड़ी वाहवाही हुई थी। सिर्फ 9 सिलेंडर मिलने की बात पर वाहवाही हुई थी, और बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स, न्यूज़ अखबारों में आए थे। और आज अगर सिलेंडर की बुकिंग का अंतर 21 से 25 दिन मान भी लिया जाए, तो एक परिवार को साल भर में 14 से 15 सिलेंडर बड़े आराम से मिल सकता है, जो कि उसमें सिर्फ 9 सिलेंडर की बात हुई थी, वो भी सामान्य स्थिति में। आज युद्ध की स्थिति में, तनाव की स्थिति में, असामान्य स्थिति में भी हर परिवार को 14 से 15 सिलेंडर मिलने की पूरे चांस है। अब सवाल यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से LPG सप्लाई पर दबाव आया है, तो सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले तो सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया, यानी गैस की सप्लाई में सबसे पहले घरों को, अस्पतालों को और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। और दूसरा कदम, रिफाइनरी और गैस कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि जो LPG उत्पादन करते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए, सप्लाई चेन में तेजी लाई जाए। 30% तक इन दिनों में, पिछले एक हफ्ते में 30% तक उत्पादन बढ़ाए जा चुके हैं। और तीसरा कदम, जहां संभव हो सरकार कोशिश कर रही है कि पाइप नेचुरल गैस यानी PNG के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि LPG पर दबाव कम हो सके। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह भी सामने आ रही है कि हार्मोज स्ट्रेट से 2 LPG गैस लेकर 2 बड़े जहाज हमारे देश पहुंच चुके हैं, और 6 कतार में हैं। हो सकता है 2 जहाज कल तक और आ जाएं। इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतली ने भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग देने का संकेत दिया है, क्योंकि भारत उनके मित्र हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान दुश्मन देश को हार्मुज स्ट्रेट का उपयोग नहीं करने देगा, लेकिन भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अगर हम देखें तो भारत अपने फॉरेन डिप्लोमेसी में भी काफ़ी हद तक सफल होती हुई दिख रही है, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है ईरान के राजदूत का बयान, क्योंकि दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा हार्मुज स्ट्रेट, इसी जो समुद्री मार्ग है वहीं से होकर गुजरता है, और भारत की डिपेंडेंसी इसके ऊपर 90% से ज़्यादा की है। यही सबसे बड़ी समस्या है। कालाबाजारी पर भी सरकार की बड़ी कड़ी नज़र है। संकट के समय सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सप्लाई का ही नहीं होता है, बल्कि जमाखोरी और कालाबाजारी का भी होता है। इसलिए कई राज्यों की सरकारों ने LPG की जमाखोरी और अवैध बिक्री के खिलाफ छापेमारी का अभियान भी शुरू किया है। कई शहरों में बड़ी संख्या में सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं, जैसे अभी मैंने बताया। वो तो सिर्फ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे तो ऐसी खबरें भी हैं जो समाचारों में खुल के नहीं आती हैं
केंद्र सरकार ने भी राज्यों को निर्देश दिया हुआ है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, जो लोग संकट के समय जनता की जरूरतों पर मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और भारत में एलपीजी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह भी सच है कि हमारी ऊर्जा व्यवस्था दुनिया की सप्लाई लाइनों से जुड़ी हुई है। जब मध्य पूर्व में युद्ध होता है तो उसकी आंच हजारों किलोमीटर दूर भारत की रसोई तक निश्चित तौर पर पहुंचेगी, यह एक सत्य है। लेकिन असली सवाल सिर्फ गैस का नहीं है। सवाल यह है कि क्या संकट के समय हमें घबराहट या अफवाह फैलानी चाहिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने हार्मोज स्ट्रेट से निकले एलपीजी गैस वाली जो जहाज थी, बोला कि वह अमेरिका की तरफ बढ़ रही है। बाद में उन्हें अपना ये पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। सवाल यह है कि अगर कुछ सार्थक कदम आप उठा नहीं सकते तो क्या अफवाह फैलाकर पैनिक क्रिएट करना जनता के बीच में यह जायज है? और क्या राजनीति इतनी गिर सकती है कि राष्ट्रीय संकट भी सिर्फ एक सियासी अखाड़ा बन जाए? क्या जमाखोरी करके दूसरों की रसोई बुझानी चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है और हम सबको ये सोचना होगा। इन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार या नेताओं को ही नहीं देना है, हमें और आपको भी देना है, क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं, जिम्मेदार नागरिकों से भी चलता है। अब आप ही बताइए, क्या हमें संकट के समय एकजुट होना चाहिए या नहीं, या फिर अफवाहों के बाजार को और गर्म करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दोस्तों जरूर दीजिएगा। और हमेशा की तरह अंत में सिर्फ जाने से पहले 2 लाइनें कि वक्त के तूफानों में सच की लौ बुझाए बुझती नहीं। वक्त के तूफानों में सच की लौ बुझाए बुझती नहीं, झूठ की 16 बयानी देर तक टिकाए टिकती नहीं। जो मुल्क के जख्मों पर भी करते हैं व्यापार सियासत का, जो मुल्क के जख्मों पर भी करते हैं व्यापार सियासत का, इतिहास के अदालत में गुनाह उनके छिपाए छिपते नहीं। इतिहास की अदालत में, हाँ दोस्तों, इतिहास के अदालत में वो कभी भी माफ करने योग्य तो नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐसे किसी नए टॉपिक को लेकर मैं आरसी बिसेन आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पर व्यूज विद बिसेन पर दोबारा आऊँगा। ऐसे ही गहरी और बेबाक विश्लेषण के लिए आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नए तीखे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, नमस्कार।